बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास टॉपिक नंबर 9 है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब हम कम्प्लेक्स नंबर्स को देखेंगे कि हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से सिर्फ हमें ज्योमेट्री जो है कम्प्लेक्स नंबर्स की वो अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे, बल्कि जो डिफरेंट हमने मैनिपुलेशंस देखी थी, हमने फंक्शंस देखे थे जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो करना भी हमारे लिए ईजी हो जाएगा यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम रिकॉल करते हैं कि हमने ये देखा था कि हम कम्प्लेक्स नंबर को जो है वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये कम्प्लेक्स प्लेन था, कैसे था, वेक्टर ओरिजिन से उस पॉइंट तक था। ठीक है, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो कम्प्लेक्स जो होते हैं ना, वेक्टर होते हैं, ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के लिहाज से कम्प्लीटली स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, अब जब वेक्टर स्पेसिफिक होते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर्स को भी हम वेक्टर्स की फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम कम्प्लेक्स नंबर्स को भी उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वजह से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास वेक्टर नोटेशन है। ठीक है, और ये हमारे पास हमारा कम्प्लेक्स नंबर है। अब हम इसे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड देखना चाह रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन के लिए हमारे पास ये एंगल थीटा है। ठीक है, जो कि ये जो वेक्टर है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, और ये जो हमारे पास इसकी लेंथ है इस वेक्टर की, ठीक है, वो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड बता रही है, और ये किसके इक्वल है, मॉड्यूलस के इक्वल है। तो फिर जब हमारे पास थीटा एंगल है, ठीक है, और एक्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर कोस थीटा। एक्स के हमारे पास रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है वाई। वाई को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आर साइन थीटा। ठीक है, तो फिर ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जी है उसे हम पोलर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी इक्वल्स टू आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। ठीक है, या फिर हम इसे आयोटा की फॉर्म में इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि अगर आर हम यहाँ से कॉमन ले लें, ठीक है, आर कोस थीटा और आर आई साइन थीटा में से आर कॉमन ले लिए, आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये आयोटा है हमारे पास, ये हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। ठीक है, ये है हमारे पास पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, और ये जो आर और थीटा की वैल्यूज आएंगी उसे हम बोलते हैं कि ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जी के। अगर हमारे पास जो जी है वो जीरो होगा तो फिर ये जो कोऑर्डिनेट थीटा है हमारे पास ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये देखें ना, अगर हमारे पास जी जो है वो जीरो है तो वो कहाँ पे लाई करेगा, ये ओरिजिन पे लाई करेगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन थीटा हमारे पास डायरेक्शन बता रहा है ना, तो इस पॉइंट की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी, इसलिए ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए जब भी हम पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो लाजमी तौर पे कम्प्लेक्स हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास रियल नंबर होगा आर, जो कि हमारे पास रियल पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे पास लेंथ है उस वेक्टर की जिससे हम कम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहे हैं। और ये जो हमारे पास डायरेक्शन है थीटा, ठीक है, जिसे हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम जो है वैल्यू काउंटर क्लॉकवाइज, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, उस लिहाज से देख रहे हैं या फिर क्लॉकवाइज देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज देख रहे होंगे तो फिर हमारे पास जो एंगल होगा थीटा की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो फिर वो वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, और इससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम रेडियंस में मैयर करते हैं, दैट जी मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होता है हमारे पास हमारा कम्प्लेक्स नंबर। फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास जब हम पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो आर जो है रियल पार्ट जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन थीटा जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जब हमारे पास एक एग्जांपल है, इसे हमने कम्प्लेक्स नंबर एक दिया गया है, इसे पोलर फॉर्म में लिखना है हमने। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर क्या है, 1 प्लस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा में अगर हम इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे भी 1 है और वाई एक्सिस पे भी 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ये है हमारा कम्प्लेक्स नंबर, ये इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ गई। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है। ठीक है, आर तो हम सिंपली इसका मॉड्यूलस लेंगे तो हमारे पास ये आर आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से आएगा मोड, किस तरह से हम लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट करेंगे, हमारे पास एक्स की वैल्यू भी 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 होगा, स्क्वायर रूट 2, ये तो आ गई हमारे पास आर की वैल्यू। ठीक है, अब थीटा हमें फाइंड करना है। थीटा यहाँ से देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, और एक किस्म की एक स्लोप हो गया। ठीक है, जैसे हम कैलकुलस में पढ़ते आ रहे हैं, कैलकुलस में क्या होता था, जब भी हमने स्लोप फाइंड करनी होती थी हम क्या करते थे, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब यहाँ से हम थीटा को है सेपरेट कर लेंगे तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, वाई की वैल्यू भी 1 है, एक्स की वैल्यू भी 1 है, तो 1/1 1 हो गया। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स 1 किसके इक्वल है, पाई
4 के यानी कि 45 डिग्री। तो हमने जो है थीटा वो रेडियन में कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसलिए हम पाई वाली वैल्यू रेडियन वाली वैल्यू लिखेंगे π/4। तो हमारे पास पोलर फॉर्म किस तरह से आ गई, किस तरह से, z=r कॉमन लेते हैं, ठीक है, फिर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे हमारे पास π/4 आ गया और r की जगह पे हमारे पास √2 आ गया। तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म आ चुकी है इस कम्प्लेक्स नंबर की। अब हमने ये जो एंगल फाइंड किया है, ठीक है, π/4, इसे हम एक पूरा राउंड लेके तो फिर भी हम इस एंगल तक पहुंच सकते हैं ना। मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, एक पूरा राउंड लूँगी तो कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा, ठीक है। 2π के फिर अगला मैं इतना जो है इतने वो एंगल्स कवर करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, π/4 प्लस 2π ये हो, ठीक है। यानी इस एंगल को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, π/4 प्लस 2π। अगर मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हूँ और अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊँ तो फिर क्या होगा, ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास आएगा। तो फिर हम नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, यानी नेगेटिव। तो अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करें तो फिर हम कैसे करेंगे, 2π माइनस π/4 माइनस 2π, ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। यानी ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास डायरेक्शन है थीटा है, इसकी बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज़, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं और तमाम की तमाम जो है वो सिर्फ इंटेग्रल मल्टीपल होंगी 2π की। और थीटा की हम वो वाली वैल्यू लेंगे जो कि हमारे पास ये जो आइडेंटिटीज़ आई हैं इनको होल्ड करे, ठीक है, इनको सेटिस्फाई करे। अब फॉर्मली हम देखते हैं फॉलोइंग डेफिनेशन, हमारे पास एक डेफिनेशन मौजूद है जिससे हम ये देखेंगे कि एग्जैक्ट हम थीटा की कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, जिन डेफिनेशंस को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब हमारे पास अगर हमारे पास जो थीटा है, थीटा की वो तमाम वैल्यूज़ आएंगी जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जी क्या है कि वो तमाम वैल्यूज़ हैं थीटा की जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जी जो है हमारे पास एक सेट है, ठीक है, और ये तब होगा अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है नॉन ज़ीरो हो। और अगर फिर हमारे पास जो थीटा है वो आर्गुमेंट ऑफ जी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो थीटा है ये आर्गुमेंट ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर है। यानी अगर थीटा हमारे पास इस सेट का एलिमेंट हो तो। अगर हम आर्गुमेंट ऑफ जी को लेकर चलें तो ऐसे तो हमारे पास थीटा की इन्फिनिट वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है। तो फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू तक रीच करने के लिए मैथमेटिशियंस ने हमें एक रेंज प्रोवाइड की है। वो रेंज क्या है, ये है हमारे पास रेंज कि थीटा जो है वो लाई करे लेस देन और इक्वल टू हो पाई से और ग्रेटर देन हो माइनस पाई से। अब यहाँ पे देखें थीटा जो है पाई से लेस देन और इक्वल टू है, लेकिन माइनस पाई के कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और ऐसी वैल्यूज़ जो कि यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड या सिंपली द आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है इक्वल है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस 2n पाई, ठीक है। एन जो है ये हमारे पास 0 प्लस -1 प्लस -2 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखें हम सिंपल आर्गुमेंट ऑफ जेड को स्मॉल ए से शो कर रहे हैं, ठीक है, और हम प्रिंसिपल वैल्यू फॉर आर्गुमेंट ऑफ जेड को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हम इस आर्गुमेंट ऑफ जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखें हम ये सिंपल हमारे पास अगर ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास वेक्टर नोटेशन है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये इसकी बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम टेंजेंट की या टेंजेंट थीटा यूज़ करते हुए हम यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया। वो तो हमने सिंपल पोलर नोटेशन देखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका एक फ्लो ये है कि जब हम टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स करते हैं तब जो आंसर आता है वो इक्वल होता है अगर हम टेंजेंट थीटा फाइंड करें माइनस वाई ओवर माइनस एक्स से, तो भी आंसर हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि देखें ना थीटा की वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर मैं माइनस एक्स और माइनस वाई के साथ यानी ऑपोजिट वैक्टर भी इसका ऑपोजिट वैक्टर यूज़ करते हुए भी मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो वो हमें सेम आंसर देगा जो कि हमारे जो डायरेक्शन है उसे डाइवर्ट कर सकती है। तो फिर हम ये श्योर नहीं कर सकेंगे कि हमारा जो डायरेक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो वेक्टर है वो लाई कर रहा है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो टेंजेंट थीटा होता है उसका पीरियड होता है पाई, ठीक है, इस वजह से हो रहा है। ऑब्जर्व द क्वाड्रेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो इस फ्लॉ से बचने के लिए हमें पहले क्या करना चाहिए, हमें उस कम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट पहले से ही कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। ओके उसके बाद है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेंट नंबर हो, कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है इन पोलर नोटेशन में और x जो है वो नॉन ज़ीरो हो, ठीक है, यानी जो रियल पार्ट है वो नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो के अलावा कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जी की वैल्यूज़ आएंगी ना सारी, वो सबसेट होंगी उन तमाम वैल्यूज़ की जो कि हम टेंजेंट इनवर्स वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है।
जो हम वैल्यूज़ निकालेंगे ना टेंजेंट इनवर्स यूज़ करते हुए, उसी में से कोई वैल्यू होगी आर्गुमेंट ऑफ जी, उसका सबसेट होगी। इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए हम क्या करेंगे, फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करेंगे आर्गुमेंट ऑफ जी फाइंड करने के लिए, यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। वो स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कि अगर हमारे पास रियल पार्ट x जो है वो नॉन जीरो हो तो फिर हमने कैलकुलेट करना है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, उस हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसका हमने क्वाड्रेंट चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है कि उस क्वाड्रेंट को देखते हुए हमने क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है मल्टीपल्स ऑफ पाई अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट इन विच जी लाइज, ठीक है। यानी अगर हमारे पास क्लॉकवाइज है तो फिर हम ऐड करेंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से देखते हुए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे मल्टीपल्स ऑफ पाई को, ठीक है। ये 3 स्टेप हमने करने हैं जब हम सिर्फ फाइंड करना चाह रहे हों आर्गुमेंट ऑफ जी को। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो फिर हमने फोर्थ स्टेप भी करना है। फोर्थ स्टेप में क्या है कि हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई, ठीक है। 2 पाई के मल्टीपल्स को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है सो दैट द एंगल थीटा सेटिस्फाई द फॉलोइंग, और इस तरह से हमने करना है कि थीटा जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। अब इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास जो है एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसके हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है, ठीक है। उसके लिए हमें आर चाहिए, थीटा चाहिए। आर तो हम सिंपली मॉड्यूल फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है ये नॉन जीरो है, ठीक है। नॉन जीरो होगी तो फिर हम इन स्टेप्स को फॉलो कर सकेंगे। ओके, अब देखिए फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि एक्स नॉन जीरो है, बिल्कुल है। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स y ओवर x हमने ये कैलकुलेट करना है। हमारे पास x की क्या वैल्यू है, -1 है, y की क्या वैल्यू है, -1 है, ठीक है। तो ये हमने टेंजेंट इनवर्स ये -1 ओवर -1 1 हो गया, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स 1 हमने फाइंड किया तो हमारे पास आ गया π/4 इन रेडियन फॉर्म में, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है कि हमने चेक करना है कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। इस सेकंड स्टेप को फॉलो करते हुए हम क्वाड्रेंट चेक करें। π/4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो ये कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसे हमने देखना है कि किस क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, -1 और -1 की पेयरिंग और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप हमने देखना है उसमें क्या है कि हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है मल्टीपल्स ऑफ पाई को, ठीक है। इस तरह से ऐड करना है कि π/4 में हमने इस तरह से उसे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट तक पहुंच जाए हमारे पास ये वैल्यू जो है ना थीटा की। अब π/4 में अगर हम पाई ऐड करें, पाई के मल्टीपल्स ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सिंगल पाई ऐड करके देखते हैं। अगर मैं पाई ऐड करूंगी तो वो कहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक। ये देखिए 180 एंगल्स हम कवर कर रहे हैं ना, ठीक है। पाई एंगल्स हम कवर कर रहे हैं तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ जी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी π/4 प्लस पाई, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, 5π/4, और 5π/4 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, यहाँ तक तो बात हो गई हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ सी की। अब अगर हम देखना चाह रहे हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ सी, अब उसके लिए हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जो थीटा हमारे पास वैल्यू आई है 5π/4 ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। ये देखिए हमारे पास लेस देन और इक्वल टू पाई है, ठीक है, बिल्कुल, और ग्रेटर देन -पाई है, बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आई है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यू है उस कम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। ये तो हमने बात की अगर हमारे पास रियल पार्ट जो है वो नॉन जीरो हो। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास रियल पार्ट जो है वो जीरो हो जाए। अच्छा, अब ये जो हमने एग्जाम्पल की इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगी, r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमारे पास 5π/4 आ गई है और r हमने कैलकुलेट किया था तो वो √2 आया था और ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ गई है। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास रियल पार्ट जीरो हो जाए तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर जीरो हो जाए तो फिर हम इन स्टेप्स को फॉलो नहीं कर सकते जो हमने अभी किए हैं, और ना ही हम ये वाली हम टेंजेंट थीटा से वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमारे पास x जीरो हो, ठीक है। अब जब भी हम बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन की तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो उसकी हम पोलर रिप्रेजेंटेशन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। और x हमारे पास जीरो हो तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ से देखें, अगर x हमारे पास जीरो हो गई यानी रियल एक्सिस की सारी वैल्यूज जीरो हो गई, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस पे वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि अगर हमारे पास ये जो इमेजिनरी z है, इमेजिनरी पार्ट होगा उस कम्प्लेक्स नंबर का, वो ग्रेटर देन जीरो हो, यानी अगर पॉजिटिव हो, अपर साइड पे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हो, तो फिर क्या होगा कि आर्गुमेंट ऑफ जी जो होगा वो π/2 होगा। और अगर ये जो इमेजिनरी वैल्यू है ये लेस देन जीरो होगी, नेगेटिव होगी, तो फिर ये जो आर्गुमेंट ऑफ जी है ये -π/2 होगा, यानी यहाँ पे लाई करेगा, जिसे हम 3π/2 भी बोलते हैं, ठीक है।
जब हम एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखें हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है 0 और 5 हमारे पेयर दिया गया, यानी जो रियल पार्ट है वो 0 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 5 आयोटा है। ठीक है, अब हमने कैसे करना है, हमने देख लिया इसकी आर तो हम फाइंड कर सकते हैं, वही मॉड्यूल जैसे हम फाइंड करते हैं, तो वो हमने किया 5 स्क्वायर का ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, यानी 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, तो 5 5 से 25, 25 का जब स्क्वायर रूट लिया तो वो हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, यानी आर की वैल्यू आ चुकी है 5। अब देखें 5 आयोटा हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, यानी वो कहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस में। तो जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो फिर क्या होगा, इमेजिनरी जो आर्गुमेंट ऑफ जी होगा वो π/2 होगा। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ जी आ गया π/2, जिसे हम बोलते हैं थीटा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, जी इक्वल्स टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की जगह पे आ गया π/2 आ गया और आर की जगह पे 5 आ गया। ओके जी, अब इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है, हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन देखी है कि हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की, और हमने एग्जाम्पल्स भी की हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक ही करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन हैंडआउट्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।